गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। तो जो सार्थक अंक है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। सार्थक अंक तो देखो सार्थक अंक होते क्या है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कहलाती है सार्थक अंक। यानी कोई भी हमें भौतिक राशि दे रखी है, उसके माप को हमें बिल्कुल एक्यूरेट शुद्ध रूप से व्यक्त करना है। तो शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है या जो अंक हम काम में लेते हैं उन अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। अब इन सार्थक अंकों को बताने के लिए बहुत सारे नियम हैं जिससे हम किसी भी भौतिक राशि में सार्थक अंक पता कर सकते हैं कि इस भौतिक राशि में कितने सार्थक अंक होंगे या इस राशि को हमें कितने अंकों तक लिखना ठीक रहेगा। तो देखो इसके एक एक करके हम नियम पढ़ते हैं सार्थक अंकों के लिए। तो देखो पहला नियम रहता है सार्थक अंकों का कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि में यदि सारे के सारे अंक अशून्य हो, यानी शून्य के अलावा 1 से 9 तक सारे अंक हो, तो वो सारे के सारे अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे हम देखें, जैसे a बराबर हमें दे रखा है 1 2 4 3 9 8। पूछा जाए a में कितने सार्थक अंक हैं, तो देखो सारे के सारे अशून्य अंक हैं, यानी इनमें कोई भी शून्य नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 6 सार्थक अंक। या तुम्हें दे दिया जाए 8 3 2 7 7 6 9, यानी कोई भी ऐसा अंक जिसमें अशून्य अंक ना हो, कोई भी अंक जिसमें शून्य ना हो, यानी सारे के सारे अंक अशून्य हो, तो वो सारे अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, हम कह देंगे 7 सार्थक अंक। अब देखो इनमें यदि दशमलव भी उपस्थित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यदि हमें संख्या दे दी जाए 32.876, तो इसमें दशमलव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे अशून्य अंक है, इसमें कोई भी शून्य नहीं है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी हम कह सकते हैं कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक। तो पहला नियम हमें ध्यान रखना है, यानी यदि किसी संख्या में सभी अंक अशून्य हों तो वो सभी अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। तो हमें केवल उन अंकों की संख्या को गिनना है और लिख देंगे 5 सार्थक अंक, या फिर जैसे यहाँ 7 सार्थक अंक या 6 सार्थक अंक। दूसरा नियम देखें इसका, तो दूसरा नियम होता है किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी दो अशून्य अंक ले लें और उनके बीच में कितने भी शून्य आ जाएं, वो सारे क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे हम बात करें 1 2 0 0 3 2, अब यहाँ देखो ये भी एक अशून्य अंक है और ये भी एक अशून्य अंक है, इन दोनों के बीच में ये 2 शून्य आ रहे हैं, तो ये भी क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक, यानी ये भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कितने सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक ये होंगे 6 सार्थक अंक। भाई सीधी सी बात है, ये 101, इसके बीच में यदि मैं 1 0 और बढ़ा देता हूँ 1001, तो वैल्यू बढ़ गई इसकी, यानी ये 0 यहाँ पे अपनी वैल्यू दिखा रहा है, तो ये क्या है, सार्थक अंक है। हम इसमें एक बीच में 1 0 और लगा दें तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10,001। तो दो अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य आ जाएं वो सभी क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे इसके हम और एग्जाम्पल देखें, यदि दशमलव के रूप में भी आ जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आ जाए 3.2001, तो ये दोनों शून्य हैं, ये दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहे हैं, दशमलव में आ जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है 1 2 3 4 5, ये आ जाएंगे 5 सार्थक अंक।
तो दोनों नियम क्लियर होने चाहिए। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। दूसरा नियम, दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य, ये सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। और देखो तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम रहता है कि किसी अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। किसी अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले अंक सार्थक अंक नहीं माने, शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते यदि उस संख्या में दशमलव उपस्थित ना हो। कहने का मतलब, हमें कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसमें कोई दशमलव नहीं है, उस संख्या में अंतिम शून्य अंक के पश्चात जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। जैसे हम बात करें 32.00, तो इसमें अंतिम शून्य अंक क्या है? 2, और इस 2 के बाद में ये 2 जीरो आ रहे हैं, ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं माने जाते। यानी यदि हम इस संख्या में बात करें तो केवल 2 सार्थक अंक होंगे, 2 सार्थक अंक। तो ध्यान रखना है कि किसी संख्या में अंतिम शून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते यदि उस संख्या में दशमलव उपस्थित ना हो। इसमें कोई दशमलव नहीं है और अंतिम शून्य अंक के बाद में 2 शून्य आ रहे हैं, तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। जैसे हम और एग्जांपल की बात करें, 1000 लिख रहा हूँ, 1000 पूछ लिया जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, केवल इसमें एक सार्थक अंक होगा, एक सार्थक अंक। क्यों? जो अंतिम शून्य अंक है वो 1 है, इसके बाद में 3 जीरो आ रहे हैं और इसमें कोई दशमलव भी उपस्थित नहीं है, तो ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे तीनों जीरो। यानी इस संख्या में केवल एक सार्थक अंक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो, इसी रूल का जो दूसरा रूल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि किसी राशि का मापन किया गया हो तो उस राशि में अंतिम शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, उसमें दशमलव हो या ना हो, लेकिन उसका मापन किया गया। मापन का मतलब उसमें लास्ट में यूनिट लिखी हो, मात्रक लिखा हो। जैसे हम बात करें, जो चौथा नियम है ये रहेगा कि यदि किसी भौतिक राशि का मापन किया गया हो तो उस राशि में अंतिम शून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे हम बात करें, अभी जैसे हमने लिया था 3200 किलोग्राम, लिख दें यहाँ पे 3200 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में है। अब ये दोनों सार्थक अंक माने जाएंगे, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। जैसे हमने लिखा था 1000, इस 1000 को मैं लिख देता हूँ मीटर, तो इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक। तो देखो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे मीटर आ गया, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई इकाई नहीं थी, तो केवल एक सार्थक अंक है। क्यों? अभी इसके 1000 क्या है, पता नहीं क्या है 1000, केवल एक संख्या है, इसमें केवल एक, ये एक सार्थक अंक है, ये बाद वाले जीरो सार्थक अंक नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ मात्रक मीटर लगा दें, अब 1000 मीटर, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं भाई 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल राशि है। तो उस स्थिति में जो ये शून्य है इनकी वैल्यू आती है, यानी ये काम में आते हैं, तो ये सार्थक अंक बन जाते हैं। तो यदि मात्रक हमारे पास उपस्थित ना हो तो ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे शून्य, लेकिन यदि मात्रक आ गया यानी उस राशि को मापा गया हो तो ये सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें दशमलव आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2.200 किलोग्राम, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे, सॉरी 4 है, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। तो इन दोनों नियमों को कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमें मात्रक ने दिया गया हो और संख्या में दशमलव भी उपस्थित ना हो, उस स्थिति में अंतिम शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन यदि हमें मात्रक दे दिया जाए तो वहाँ दशमलव हो या ना हो, इसके अंतिम शून्य अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे 3200 किलोग्राम में 4 सार्थक अंक है, 1000 मीटर में 4 सार्थक अंक है, 3.200 में 4 सार्थक अंक। तो ये हमारा हो गया चौथा रूल।
देखो पांचों नियम हम देखें तो पांचों नियम है, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो, अभी जो पहले वाला रूल था उसमें दशमलव नहीं था, लेकिन इसमें यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो तथा वह संख्या 1 से बड़ी हो, तो उस संख्या में अंतिम शून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। दोबारा से इसको सुनो, देखो, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित हो तो उस संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे हम ले एग्जाम्पल, हमें दे रखा है 32.100। इस बार यहाँ दशमलव आ गया, कोई मात्रक भी नहीं, लेकिन दशमलव आ गया। दशमलव आ गया तो ये दोनों अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ सार्थक अंक होंगे 5 सार्थक अंक। इसमें ज़रूरी नहीं है एक से छोटी संख्या में भी ये मान्य होंगे। जैसे आ जाए 0.12300, इसमें सार्थक अंक पूछे जाए तो दशमलव आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ भी सार्थक अंक कितने होंगे? 5 सार्थक अंक। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि संख्या में दशमलव उपस्थित हो, उस स्थिति में अंतिम शून्य अंक के पश्चात आने वाले 0 सार्थक अंक माने जाएंगे। तो 3 नियम हो गए। देखो तीनों के मैं एक साथ कंपेयर करके एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे सिंपल आ जाए 1000, ठीक है, तो इसमें दशमलव भी नहीं है, कोई मात्रक भी नहीं है, तो इसमें केवल एक सार्थक अंक होगा, एक सार्थक अंक। लेकिन ये आ जाए 1000 मीटर, तो इस 1000 मीटर में मात्रक आ गया, यानी इसको मापा गया है, तो ये सार्थक अंक बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसमें होंगे 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ 1.000, इसमें मात्रक नहीं है, लेकिन दशमलव आ गया, दशमलव आ गया तो ये सारे शून्य सार्थक अंक होंगे, यानी इसमें भी होंगे 4 सार्थक अंक। तो ये तीनों जो हमने नियम पढ़े हैं उनमें कंपैरिजन आप एक साथ देख सकते हो कि यदि दशमलव उपस्थित ना हो, मात्रक भी ना हो, तो केवल एक सार्थक अंक होगा। इनको नहीं गिनेंगे हम, जो अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य की बात कर रहे हैं केवल। मात्रक आ गया तो फिर ये सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। दशमलव आ गया तो अंतिम अंक आने वाले शून्य भी क्या होंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। ये हमारा था 5वां नियम। अब देखो इसमें एक नियम लगता है जो 1 से छोटी संख्याओं के लिए काम करता है केवल, कि यदि किसी संख्या का मान 1 से कम हो तो उस संख्या में दशमलव के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं, दशमलव के दाईं ओर और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मान लो हमें संख्या दे रखी है, छठा रूल है 0.001240, ये संख्या है। तो ये नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का मान 1 से छोटा हो, यानी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 से छोटा मान हो गया, तो यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो तब उस संख्या में दशमलव के दाईं ओर, ये दशमलव इससे दाईं ओर और प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर, यानी इन दोनों जीरो की बात कर रहे हैं, दशमलव के दाईं ओर प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, यानी ये दोनों अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 1 2 3 4, भाई ये तो अंतिम शून्य अंक आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है, तो ये तो माना ही जाएगा। 1 2 3 4, इसमें आ जाएंगे 4 सार्थक अंक। जैसे और एग्जाम्पल हम देखें 0.023000780, ये आ गया। इसमें बताओ सार्थक अंक कितने होंगे? तो देखो संख्या सबसे पहले देखो 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी संख्या में जो दशमलव के बाद आ रहा है, पहले शून्य अंक के बीच में जो आ रहा है, पहले शून्य अंक से पहले, ये 0, ये सार्थक अंक नहीं होगा। बाकी ये सारे होंगे, क्यों? ये अंत में आ रहा है दशमलव के बाद में और ये बीच में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ आ जाएंगे 7 सार्थक अंक। देखो संख्या यदि 1 से बड़ी हो जाए, जैसे हम बात करें
23.08790 इसमें पूछ लिया जाए ना, तो फिर ये सार्थक अंक माना जाएगा, क्यों? ये एक से बड़ी संख्या हो गई, इसमें हम इस अंक को लेंगे ही लेंगे। एक से छोटी के लिए ही केवल ये नियम लागू होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 सार्थक अंक, इसमें भी 7 ही सार्थक अंक हो जाएंगे। तो एक से बड़ी संख्या है, फिर हम ये इस शून्य को नहीं देखेंगे दशमलव के बाद वाले को, लेकिन यदि संख्या एक से छोटी हो गई तो फिर हम इस शून्य को देखेंगे, और ये शून्य, जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। ये हमारा नियम हो गया 6। 7वां रूल देखते हैं इसका। तो 7वां नियम है कि 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यानी यदि किसी संख्या में 10 की घात उपस्थित हो तो उस संख्या को सार्थक अंकों में हम नहीं मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 23.8 इंटू 10 की पावर -8, इसमें सार्थक अंक पूछे जाए ना तो केवल ये 3 सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें होंगे 3 सार्थक अंक। यह हम बात करें 0.013 इंटू 10 की पावर 6, तो देखो इसमें इस पावर को हम कभी भी सार्थक अंक में नहीं लेंगे। यहाँ देखें तो वही नियम लागू हो जाएगा, एक से छोटी संख्या है, ये शून्य लागू नहीं होगा, केवल ये 2 सार्थक अंक होंगे, यानी इसमें आ जाएंगे 2 सार्थक अंक। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ये पावर बदल रही है तो उससे सार्थक अंकों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो 10 की पावर है उसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, उससे पहले जो संख्या है वही केवल क्या मानी जाएगी, सार्थक। इसका लास्ट रूल देखते हैं सार्थक अंकों का। तो लास्ट रूल रहता है कि किसी संख्या में दशमलव की स्थिति को बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी संख्या में दशमलव है और हम उस दशमलव की स्थिति को बदल दें तो सार्थक अंक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उनकी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देखें, हमें दे रखा है 6.78 इंटू 10⁻³ इसमें आपसे पूछा जाए तो कितने अंक आ रहे हैं? 3 सार्थक अंक है। अभी कितने? 3 सार्थक अंक। अब मान लो इस दशमलव को मैं एक पॉइंट इधर ले आता हूँ, इसको लिख देता हूँ 0.678, तो ये एक पावर बढ़ जाएगी, यानी 10 की पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। यदि इसको इधर ले जाते तो ये 10 की पावर -4 हो जाता। तो देखो ये पावर को हम कभी सार्थक अंकों में गिनते ही नहीं है। अब ये दशमलव के बाद तीनों अंक आ रहे हैं तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 3 ही होंगे। इसको आप ऐसे लिख देते हो 67.8 लिख देते, तो ये 10 की पावर -4 हो जाता। इस स्थिति में देखो पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें केवल ये अंक देखने होंगे, और ये कितने हैं? 3 ही है, यानी इसमें भी कितने सार्थक अंक होते? 3 सार्थक अंक। तो किसी संख्या में दशमलव की स्थिति को बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारे सार्थक अंकों के नियम हो गए। जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तो इनके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और हमारे आगे सब्जेक्ट में काम आएंगे, कि जैसे हम दशमलव को पॉइंट देखेंगे, हमें कहाँ तक पूर्णांकित करना है संख्याओं को, वहाँ ये रूल काम आते हैं। अब इनके एप्लीकेशंस देखते हैं, सार्थक अंक कहाँ काम आते हैं। तो देखो 4 हमने गणितीय संक्रियाएं पढ़ी हैं, योगफल, व्यकलन, गुणनफल और भागफल। तो इनमें देखो यदि हम गणितीय संक्रियाओं में नियम देखें तो पहले योगफल और व्यकलन का नियम देखते हैं। योगफल व व्यकलन, तो देखो योगफल और व्यकलन में क्या नियम काम करता है कि जो भी संख्या हमें योग करने के लिए, व्यकलन करने के दे रखी है, तो दशमलव के बाद, दशमलव आ रहा है, उस दशमलव के बाद उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या को हमें देखना है कि किसी भी संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, और दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक होंगे अंतिम परिमाण में भी उतने ही अंक होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लें एक, जैसे हमें योग करना है 3.78 प्लस 2.7 प्लस 4.672, ये 3 संख्या, इनको हमें जोड़ना है।
तो देखो जब हम इनका योग करेंगे तो अंतिम परिमाण में या अंतिम रिजल्ट में कितने अंक होने चाहिए, सार्थक अंक। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस दशमलव के बाद में कितने सार्थक अंक है, उसमें से न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या कितनी है उतने ही लास्ट परिमाण में होने चाहिए। जैसे यहाँ कितने आ रहे हैं, 2 सार्थक अंक है, यहाँ कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, 3 है दशमलव के बाद में, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है। तो न्यूनतम कितना हो गया दशमलव के बाद, 1 सार्थक अंक। तो जो लास्ट रिजल्ट है उसमें भी, अंतिम रिजल्ट में भी दशमलव के बाद केवल 1 सार्थक अंक होना चाहिए। जैसे हम इनको जोड़ के देखें, 3.78, 2.7 और 4.672। जहाँ नहीं आ रहा वहाँ हम 0 लगा सकते हैं, संख्या नहीं दे रखी। ये हो गया 2, 15, 21, 10। देखो ये संख्या आएगी 10.152। अब हमें इस रिजल्ट को किस प्रकार से लिखना है कि अंत में केवल 1 सार्थक अंक आए दशमलव के बाद में, यहाँ कितने आ रहे हैं 3। तो हमें इन दोनों अंकों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए अभी हम पूर्णांकन का नियम देखेंगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं संख्याओं को। यानी ये संख्या ये 5 आ गई तो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, या 5 है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अभी हम चीज़ें देखेंगे। यदि ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके लिए इसमें 1 जोड़ देते हैं। 5 आ गई तो उसके लिए 3 नियम काम करेंगे। 5 से छोटी है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारे रूल हम अभी देखेंगे। तो देखो अभी यदि हम नियम देखें तो 5 से इसको यदि हम एग्जैक्ट लिखें तो ये संख्या 5 आ गई, और 5 के बाद में यदि कोई भी अशून्य अंक आ जाए तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, यानी इसका रिजल्ट आएगा 10.2। अभी आप जैसे नियम देखोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर दो। अभी आपको के लिए ध्यान रखना है कि योगफल या व्यकलन में दशमलव के बाद में जिस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक होंगे उनके रिजल्ट में भी उतने ही सार्थक अंक आएंगे। यहाँ न्यूनतम 1 है तो रिजल्ट में कितने सार्थक अंक लेने हैं, हमें 1 सार्थक अंक लेना है। तो दशमलव के बाद लेने होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके बाद दूसरा हम देखें, गुणनफल या भागफल में, गुणनफल या व भागफल, तो इनमें भी एक रूल काम करता है। और गुणनफल और भागफल में नियम कौन सा काम करता है कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या के बराबर सार्थक अंक होने चाहिए। यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें यह पूरी संख्या देखनी है हमें, किस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। तो सबसे कम सार्थक अंकों वाली जो संख्या है उसके बराबर सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे हमें करना हो 2.4 इंटू 1.52, ये आपको मल्टीप्लाई करना। तो देखो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 सार्थक अंक, और इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 सार्थक अंक। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में केवल 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे हम भागफल की बात करें, कोई संख्या हमें दे दी जाए 3.2, यहाँ है 1.6, तो दोनों में 2 सार्थक अंक है, रिजल्ट में भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए। डायरेक्ट जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2 सार्थक अंक आ जाएंगे, उसमें पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। तो ध्यान रखना है गुणनफल और भागफल में जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, उसमें न्यूनतम सार्थक अंक पूरी संख्या में देखना है। जबकि योगफल और व्यकलन में दशमलव के बाद में देखते हैं, गुणनफल और भागफल में पूरी संख्या में देखेंगे। और सभी संख्याओं में जिस संख्या में सार्थक अंक न्यूनतम होंगे उस संख्या के सार्थक अंकों के बराबर ही उनके रिजल्ट या परिमाण में परिणाम में सार्थक अंक होने चाहिए। तो ये रूल हो गए थे हमारे गुणनफल व भागफल। अब इसका हम लास्ट देखते हैं कि संख्याओं को पूर्णांकित कैसे करते हैं। संख्याओं को पूर्णांकित करना, राउंड ऑफ कैसे करेंगे।
तो देखो पूर्णांकित करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है, इसमें अलग अलग नियम है। 32.768 आपको बोल दिया जाएगा इसको केवल 4 सार्थक अंकों तक लिखो, 4 सार्थक अंकों तक। इसका मतलब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है सार्थक अंक, यहाँ से हमेशा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी हमें 4 सार्थक अंकों तक इसको लिखना है। तो पांचवा सार्थक अंक क्या आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। तो इस 8 को हमें यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए क्या नियम करता है कि हम इस 8 को देखेंगे, जिस संख्या को हमें हटाना है वो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है। यदि ये संख्या 5 से बड़ी है तो इससे नेक्स्ट इस संख्या में 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी ये 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32.77, ये रिजल्ट आ जाएगा 4 अंक। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संख्याओं को पूर्णांकित करना। तो इसके हम नियम देख लेते हैं। तो वो पहला नियम क्या है संख्याओं को पूर्णांकित करने का, कि यदि हटाए जाने वाला अंक या पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उस अंक से अगले वाले अंक में यानी पहले वाले अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। तो हटाए जाने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो उससे अगले वाले अंक में कितने की वृद्धि कर देंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, दूसरा एग्जाम्पल ले आपको दे दे 532.782 और आपको कहें कि इसको 4 अंकों तक लिखो, 4 अंकों तक यानी यहाँ तक, इसका 4 अंकों तक हमें लिखना है इसको। इसका मतलब 8 और 2 को हटाएंगे तो पहले अंक कौन सा हटेगा, 8, केवल हमें इस 8 को देखना है। पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या आ गया यहाँ पे, 8। इसे 4 सार्थक अंकों तक लिखना है, यानी 52, 22 तक लिखना है। तो इसको पूर्णांकित करेंगे तो इस 8 को हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो इस 8 को हटाने के लिए करेंगे क्या, ये 5 से बड़ा है तो इससे अगले वाली संख्या में 1 की वृद्धि कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5228, ये संख्या हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है पूर्णांकित कैसे करते हैं। जनरली जो ये काम करता है पूर्णांकन वाला, ये दशमलव वाली संख्याओं में ज़्यादा काम करता है। जैसे आप हमें संख्या दे दी जाए 13.7287, आपको इस 7 को पूर्णांकित करना है, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी 13.729। तो जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है यदि वो 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले में क्या कर देंगे, 1 की वृद्धि। ये पहला नियम हो गया। इसका दूसरा नियम देखते हैं। देखो दूसरा नियम है कि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है यदि वो 5 से छोटा हो तो उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो हमें संख्या ये दे रखी है और इसे 4 अंकों तक पूर्णांकित करना है हमें। 4 अंकों में मान ली ये नहीं, ये 4 अंक हो गए, केवल 4 अंक लिखने हैं। तो इस 1 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, या इसके बाद वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। तो 1 क्या है, 5 से छोटा है, इसका मतलब इस 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 7 क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 234.7, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यदि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक को ज्यों का त्यों रखते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सेकंड। अब देखो 5 का रूल समझते हैं। तीसरा, यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 हो तो उस स्थिति में यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पहली क्या यहाँ याद रखते हैं, ए ले लेते हैं। यदि 5 के पश्चात कोई भी अशून्य अंक हो, यानी जो 5 आ रहा है उसके बाद में कोई भी शून्य अंक आ जाए, तो उस स्थिति में 5 से पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। यानी हम बात करें, जैसे हमें संख्या दे दी जाए 89.251 और आपको बोला जाए कि इसको आपको 3 अंकों तक क्या करना है,
पूर्णांकित करना है, यानी यहाँ तक पूर्णांकित करना है, 3 अंकों तक लिखना है। तो इसका मतलब हमें इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या हो 5, तो इस 5 के बाद में देखते हैं हम, इस 5 के बाद में क्या आ रहा है 1, और 1 क्या है अशून्य अंक है। तो इससे जो पहले वाली संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 89.2, सॉरी इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं 89.3 आ जाएगा। जैसे हम दूसरा देखें कोई एग्जांपल 632.7854, इसको हमें 5 अंकों तक पूर्णांकित करना हो, यानी इस 5 को हमें हटाना है। और जब भी 5 आ जाए तो पहले इसके बाद में देखेंगे, यदि इस 5 के बाद में कोई अशून्य अंक है तो इससे पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 79, 5 अंकों तक पूर्णांकित हो गया। तो 5 जब आ जाए तो पहला रूल क्या है 5 आने का, कि यदि 5 के बाद में जिसको हमें पूर्णांकित करना है वो 5 और उसके पश्चात कोई अशून्य अंक हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। देखो दूसरा रूल क्या आएगा 5 का, दूसरा रूल है यदि 5 के पश्चात शून्य उपस्थित हो, शून्य उपस्थित हो, देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, शून्य उपस्थित हो तो इसमें 2 रूल काम करते हैं। जब शून्य उपस्थित होगा तो 5 से पहले संख्या सम है या विषम है। शून्य उपस्थित हो, देखो पहला रूल क्या है, यदि 5 से पहले वाली संख्या सम हो तब, यानी 5 से पहले वाली संख्या सम संख्या है तो क्या होगा। जैसे हम एग्जांपल देखें 48.250 ये संख्या आ जाए और आपसे बोले कि इसको 3 अंकों तक पूर्णांकित करो, इसका मतलब हमें इस 5 को हटाना है। और जब भी 5 आ जाए तो 5 से बाद वाली संख्या पहले देखते हैं। यदि 5 से पहले अशून्य अंक होता तो हम 2 को 3 कर देते, लेकिन यदि इस 5 के पश्चात कोई शून्य उपस्थित है तो फिर हमें ये संख्या भी देखनी पड़ेगी। 5 के पश्चात क्या है शून्य, तो इस संख्या को देखो ये क्या है सम, यदि सम संख्या आ जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये 2 का 2 ही रहेगा, यानी आंसर आएगा 48.2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है यदि 5 के बाद शून्य हो और उस 5 से पहले सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखें हम 67850 ये संख्या है और हमें यहाँ तक इसको क्या करना हो पूर्णांकित, तो 5 आ गया। 5 के बाद में क्या है 0, तो 5 से पहले देखो सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 668.78 आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि 5 से पहले क्या आ जाए विषम संख्या आ जाए, 5 से पहले क्या आ जाए विषम संख्या आ जाए तो फिर 1 की वृद्धि हो जाएगी। यदि 5 से पहले क्या आ जाए विषम संख्या आ जाए, उसमें पहला रूल तो ये 5 के बाद तो शून्य होना चाहिए, उसके बाद 5 से पहले विषम आ जाए तो उस संख्या में 1 की वृद्धि कर देते हैं। जैसे 48 पॉइंट अभी हमने लिया था 275 आ गया, मान लो 275, अब 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 5 के बाद एक शून्य आ गया और 5 से पहले क्या है विषम, तो इस स्थिति में 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी हो जाएगा 48.28। तो 5 से पहले यदि विषम आ गया तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, 5 से पहले सम आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब 5 के बाद 0 उपस्थित हो। लेकिन यदि 5 के बाद कोई अशून्य अंक है ना, उसके बाद हम आगे वाला नहीं देखते सम या विषम, उसमें 1 की वृद्धि होगी। तो देखो केवल एक कंडीशन ऐसी है जब 5 आने पर कोई वृद्धि नहीं होती, वही आपको ध्यान रखनी, वो है जब शून्य आ जाए और 5 से पहले सम आ जाए तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। 5 के बाद कोई अशून्य अंक आ जाए तो वृद्धि होगी, 5 के बाद शून्य और उससे पहले विषम हो तो भी क्या होगी वृद्धि।
केवल कौन सी कंडीशन है जब 5 आने पर वृद्धि नहीं होगी, वो है 5 के बाद शून्य आए और 5 से पहले सम आए तो उस संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी वो ज्यों की त्यों लिखी जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ये थे संख्याओं को पूर्णांकित करना। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल्स फॉर्मूले हैं जो जनरली आप पढ़ के आए हो, मेनली हम अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे, जो हमारे आगे आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू।